नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है एक ऐसी शख्सियत की जिसका परिचय देना बहुत ही मुश्किल है। उनको कोई बड़ा वकील कहे या बड़ा कूटनीतिज्ञ कहे या उनको कोई बड़ा अच्छा इंसान कहे, कोई भी उनका एडजेक्टिव उनके ऊपर फुल बैठता नहीं है। कभी वो कुलभूषण को छुड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं, कभी किसी गरीब की सहायता के लिए पहुंच जाते हैं और लंदन में बैठ करके बहुत सारे केसेस लड़ते रहते हैं। उनका नाम है हरीश साल्वे। मैं उनसे आज सीधी बात करूंगा लंदन से, उनके निवास स्थान से। हरीश जी, आपका स्वागत है सीधी बात में। थैंक यू प्रभु, बहुत दिन हो गए। आपका टाइम कैसे पास होता है वहां आजकल? यहाँ तो काम वाम शुरू हो गया है, फिर अब मैं दफ्तर में वापस आ गया हूँ, चेंबर में। यहाँ काफी राहत है अब इस बीमारी से। हाँ, बीमारी की वहां तो राहत है, रहा पर यहाँ हिंदुस्तान में तो थोड़ी गड़बड़ हो रही है। हिंदुस्तान में गड़बड़ इसलिए हो रही है कि यहाँ पर जो आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि कई बार ये होता है कि गवर्नमेंट जो है अपना स्पेस खाली कर देती है, जो जुडिशरी उसके अंदर एंटर कर जाती है। आपको लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर एक स्थिति आ गई है जहाँ जुडिशरी ने अपना स्पेस कब्जा कर लिया है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही है? जहां तक ये कोविड रिलेटेड इश्यूज आए हैं कोर्ट के सामने, और मैंने तो हमेशा कहा है, पहली बार जैसे जब वो माइग्रेंट क्राइसिस का मसला आया कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर सरकार कह रही है, आश्वासन दे रही है कि हम करेंगे, तो हम अभी पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत इसमें एक बड़ी केयरफुल बैलेंसिंग और एक वैल्यू जजमेंट हो जाती है एक समय की, भाई तुम किस साइड पे रिस्क लोगे। एक है आप काम बंद कर रहे हो, दूसरा ये लोग घर जा रहे हैं, उनको घर जाने दें नहीं जाने दें, इन्फेक्शन जाएगा नहीं जाएगा। तो ये पहले बार कोर्ट ने सरकार पे छोड़ दिया। अगले बार जब ये जाहिर हुआ कि भाई सरकार जो कर रही है वो पूरा नहीं कर रही, तो कोर्ट ने फिर डायरेक्शंस भी दिए। तो ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट हो जाता है कई बार, और ये जो आजकल कोर्ट का मैंने रवैया देखा है, ज्यादा कोलैबोरेटिव एफर्ट के जरिए से चल रहा है। इससे कुछ लोग जो कोर्ट को लेके सरकार को एम्बैरेस करने की कोशिश करते हैं, जैसे आप लोग फ्रेजेस यूज करते हो, आज कोर्ट ने फटकार लगाई, आज कोर्ट ने डांट लगाई, तो वो सब आजकल जरा कम हो गया है कि कोर्ट भी एक कोलैबोरेटिव एफर्ट में, और हमेशा पीआईएल का मतलब ही है कोलैबोरेटिव एफर्ट। पहले होता था कि वॉइस जो है पब्लिक की वो कोर्ट को इन्फ्लुएंस करती थी। अब ये कई बार इंप्रेशन जा रहा है कि सरकार की वॉइस कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर रही है, जो सरकार चाहती है वही कोर्ट के माध्यम से हो जाता है। यही मैं प्रभु कहना चाह रहा हूं कि ये जो इंप्रेशन दिया है बिल्कुल गलत दिया है। आप एक जो इंडिया में एक डेवलप हुआ है, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंडिया में है, मैंने और कहीं नहीं देखा, कि जिसको हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, और वो आके अपना नजरिया रखते हैं, और अगर कोर्ट उनका नजरिया ना माने तो कोर्ट बिक गया, और कोर्ट ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, कोर्ट सरकार के फेवर में चल गया। जब उनसे कहो, जब जैसे अयोध्या का फैसला आया, बड़ा क्रिटिसिज्म तो मैंने सुना है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये किया वो किया। आपने कहीं एनालिसिस पढ़ी है कि भाई जजमेंट में ये जो फाइंडिंग दी है, ये फाइंडिंग गलत है, ये फाइंडिंग इस एविडेंस के खिलाफ है, या ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये पैराग्राफ में जो कानून का फॉर्मुलेशन किया है ये गलत है, उनकी पिछली जजमेंट में ये कहा। तो आजकल ये जो ट्विटर डिबेट कहता हूं मैं इसको, वन लाइनर्स, ये वन लाइन डिबेट है। आपको कोर्ट को क्रिटिसाइज करना है, जजमेंट को क्रिटिसाइज करना है, पहले आप उसको डीकंस्ट्रक्ट करिए। ये आपने ठीक कहा कि आजकल जजमेंट को देखा जाता है कलर्ड आई से, मेरे फेवर में तो अच्छी है, मेरे खिलाफ है तो जजेस खिलाफ है। ये एक डिबेट चला है 2013-2012 में भी यही हुआ था। उस वक्त भी पीआईएल होती थी, पीआईएल के माध्यम से सरकार के खिलाफ इतनी जजमेंट आई। परंतु ये हाई कोर्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट को, जो आपका पहला क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन जो आपने उठा रखा था एक बार, कि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जुडिशियल से अपने को उनके कानून का पालन करने के लिए असहमत है, रिलक्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मैं आपका स्टेटमेंट ही पढ़ रहा था कि आपने कहा था कि पॉलिटिकल सिस्टम डजंट वांट द रूल ऑफ लॉ।
मैंने कहा था पॉलिटिकल सिस्टम डजंट वांट द रूल ऑफ लॉ, और कॉन्टेक्स्ट देखिए आप, उसका बहुत जरूरी है। आज हम ये पिछले 20 साल से बात करते हैं कि ये कोर्ट्स में पेंडेंसी बढ़ गई है। आज आप जाके देखिए तो हमने क्या किया पेंडेंसी हटाने के लिए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ ये बड़े बड़े मुकदमों से और सुप्रीम कोर्ट के हेडलाइन ग्रैबिंग केसेस से रूल ऑफ लॉ नहीं बनता। रूल ऑफ लॉ बनता है कि एक गरीब आदमी का जो मजिस्ट्रेट के पास मुकदमा होता है, वो इस तरीके से उसका सॉल्यूशन होना चाहिए कि वो गरीब आदमी को तकलीफ ना हो। ये नहीं कि जिसको वो किसने वो फ्रेज यूज किया था ना कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये बंद होना चाहिए। उससे रूल ऑफ लॉ खराब होता है। आज आप देखिए करप्शन का सीरियस इशू है जुडिशरी में, उससे रूल ऑफ लॉ खराब होता है। आज हाई कोर्ट में आपका मुकदमा है, फाइनल हियरिंग पे आता है, सालों साल लग जाते हैं। अगर आपको 10 साल रुकना पड़ा तो आप क्या करोगे? फिर आप कुछ उल्टा सीधा काम करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कराओगे, क्योंकि फिर लीगल सॉल्यूशन तो नहीं हुआ ना आपके पास। तो उससे रूल ऑफ लॉ बर्बाद होता है। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए मैं आज कहता हूं कि जब तक आप रूल ऑफ लॉ को पॉलिटिकल इशू नहीं और इलेक्टोरल इशू जब तक नहीं बनेगा, रूल ऑफ लॉ का इशू सॉल्व नहीं होगा। हमारे जजेस, आज आप देख लो, ये वैकेंसीज इतनी बढ़ गई हैं, इतनी वैकेंसीज बढ़ गई हैं, लोग जज बनने को राजी नहीं है। और आप सुप्रीम कोर्ट की बात मत करिए, आप डिस्ट्रिक्ट जजेस के लेवल पे देख लीजिए, मैजिस्ट्रेट्स के लेवल पे देख लीजिए, लोग जज बनने को राजी नहीं है। नहीं, आपने एक बात कही है कि रूल ऑफ लॉ एक पॉलिटिकल इशू बनना चाहिए। सवाल ये है कि हाँ, जैसे अपॉइंटमेंट की आपने बात की, अपॉइंटमेंट्स के ऊपर भी झगड़ा हो रहा है, कौन अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है। अब पहले इस अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कर लो। मैंने पहले एक बार सुना है 6 साल के अंदर, या उससे पहले भी होता था, कि पहले जब ये कोलिजियम सिस्टम नहीं था तो वहां पर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर आपस में बैठकर सेटल कर लेते थे किसको अपॉइंट करना है, किसकी आईबी रिपोर्ट खराब करनी है। ये पहले ये सिस्टम होता था, जिसकी आईबी रिपोर्ट खराब होगी वो जज नहीं बनेगा किसी के ऊपर। अब क्या हो रहा है, कोलिजियम वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितनी वैकेंसी आप देख रहे हैं, आप रोक रखे हैं, चीफ जस्टिस वो भी कह रहे हैं कि टाइम लिमिट होनी चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं, कोलिजियम का सिस्टम आप एग्री नहीं करते? मैंने सुना है पहले आपने बोला था कहीं का ये सिस्टम अपॉइंटमेंट गलत है, पर वो सॉल्व भी नहीं हो रहा अब। देखो, मैं इसमें आपने जो बात कही बहुत जरूरी बात की है। हमारे एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स से कौन जजेस आए हमारे पास? तुलजापुरकर, कृष्णा अय्यर, भगवती, चंद्रचूड़, डीए देसाई, चिन्नप्पा रेड्डी, वेंकटरमैया, वेंकटचलैया। विवियन बोस को किसने जज बनाया था? नेहरू जी ने बनाया था। तो इतने साल पॉलिटिकल सिस्टम बहुत बढ़िया चला। और मेरे को सीनियर चंद्रचूड़ साहब ने एक बार मुझे एक बार इन्होंने बताया था, सीनियर चंद्रचूड़ साहब के बारे में, लॉ मिनिस्टर थे तभी शिवशंकर जी, कहते थे हम मिलते थे ओवर अ कप ऑफ कॉफी और ओवर अ ड्रिंक, बात करते थे भाई ये है। इसे कभी कदाक हम बोल देते थे कि एक यार ये इसको जरा देख लेना, और कई इसे 8 आउट ऑफ 10 टाइम वो कहता था भैया उसका क्रेडेंशियल तो देख लो यार। अच्छा चलो छोड़ो, खत्म करो, खत्म करो। पर ही से वो आते थे और कहते थे हमने ये देख लिया, हम कहते थे आपने देख लिया, आपको ठीक है बना दीजिए। हाँ, आईबी रिपोर्ट का ये होता था कि भाई कई चीजें एज अ जज आपको पता नहीं होती, तो हम पता कर देंगे। 8 आउट ऑफ 10 केसेस में वो रिपोर्ट रिजेक्ट होके जज बन जाते थे। स्मूथली मामला चल रहा था। फिर जब से कोलिशन पॉलिटिक्स आई इंडिया में, और उसके 2-3 साल पहले से, तब से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अपॉइंटमेंट में शुरू हो गया। तो जजेस ने उस वक्त हम सब भिड़ गए, हम सब भिड़ गए, और 1991 में ये जजमेंट आ गई पहली वाली। ये इस वक्त हमारे पास कोई चारा नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रेन्ड इंटरप्रिटेशन देके अपॉइंटमेंट प्रोसेस हाथ में ले ली। अब वो 91 से 2004 तक वो प्रोसेस चली, 2014 तक वो प्रोसेस चली। हमने देखा कि वो प्रोसेस का सत्यानाश हो गया था। और एक नेता है, दबंग नेता है, उनका इसलिए नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने मुझे कहा था ये क्या जरूरत थी, पहला प्रपोजल एक्चुअली कांग्रेस पार्टी ने निकाला था
नेशनल जुडिशियल कमीशन का, जब कपिल था लॉ हाँ। मिनिस्टर। तो किसी ने कहा क्या जरूरत थी ये करने की, हमको तो जो कराना था हम पीछे से करा लेते थे। तो ये सिस्टम जो हुआ, कोलिजियम सिस्टम, ये डिसफंक्शनल है, और मेरे हिसाब से आज भी डिसफंक्शनल है। अब देखो इसको एबॉलिश इसमें करना, आपका कहना ट्रांसपेरेंसी ये है लाने कि, मैं आपसे नहीं ये नहीं, पूछा क्योंकि आपने सीरियस काफी बात प्रॉब्लम कही ये है है। पहले भी, ये कोलिजियम सिस्टम जो है एग्जेक्टिव सिस्टम जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप की प्राइमेसी होती थी, कि उनकी जो चाहते थे वो होता था, क्योंकि उनकी, जैसे आपने नाम लिए, इतने बड़े बड़े नाम अपॉइंट हुए, उस तरह का करेक्टर, पॉलिटिकल करेक्टर बाद में या रहा नहीं रहा, इसके ऊपर भी मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। कि पहले जिस तरह से चाय पे बुला करके आपने बात कर ली कि इसको सोच सकते हैं, तो अभी भी आप चाहते हैं कि सुप्रीमेसी पॉलिटिकल लीडरशिप की होनी चाहिए पॉलिटिकल जुडिशियल देखो अपॉइंटमेंट में? दुनिया में हर जगह हमने देखा है, यूके के जो जायंट जजेस थे टोटली गवर्नमेंट अपॉइंटेड थे। यूएस में भी, यूएस का प्रोसेस अलग है, वो नॉमिनी होते हैं प्रेसिडेंट के, फिर वो सेनेट में कंफर्मेशन के लिए जाता है। यूके हमारे से करीब था, तो हमने यूके से बोरो किया था एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी। यहाँ अब एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी रही नहीं, यहाँ भी मिला जुला हो गया है। यू हैव टू हैव ए कोलिजियम विच अपॉइंट्स। ये हमने 91 में, क्योंकि हमारी सरकार प्राइमेसी से हटने को राजी नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है फिर हम अपॉइंट करेंगे। अब जब सरकार प्राइमेसी से हटने को राजी हो गई और एक कोलिजियम को हटा के एक नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाने की कोशिश की, आप ठीक है आप कहते हो उसमें कि भाई किसी की प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए, आप कहो जी लॉ मिनिस्टर तो होना ही नहीं चाहिए इसमें, तो ये कैसे हो सकता है? सी, हर अरे जी, गवर्नमेंट आप जो कह का रहे सब, हैं, आपके, मैं एक बात बार ये पूछ रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन है। अब लॉ, लॉ कौन बनाता है? अब ये फैसला आपको करना होगा एज ए सीनियर एडवोकेट जिसकी क्रेडिबिलिटी है, कि एक बार जजमेंट अगर आ गई है सुप्रीम कोर्ट की, उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे ये आप बताइए ना। होना चाहिए, अगर उन्होंने मान लिया कि नहीं हो सकता जुडिशियल नहीं अपॉइंटमेंट, तो अगर जो कोलिजियम नहीं, तय करती है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना। जजमेंट तो इंप्लीमेंट हो रही है, कोलिजियम चल रहा है। कहाँ हो रही है जब अपॉइंटमेंट? सुप्रीम अपॉइंटमेंट कोर्ट ही नहीं ने हो रहा है, स्ट्राइक चार डाउन, चार सौ जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही अभी तक। अब कोई ना कोई कौन नहीं बहाना कर हो रहा है? जाता है। तो कौन नहीं कर रहा? एग्जीक्यूटिव यही नहीं कर मेरा रही ना। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है प्रभु कोलिजियम सिस्टम का। सुप्रीम कोर्ट शुड नेवर बी इन्वॉल्व इन कंट्रोवर्सी ऑफ दिस काइंड। आपने अपने सिर पे ले लिया है, आज अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही है तो उंगली आप पे उठ रही है। आप बात देखो बड़ी उठा रहे हैं। आप छोटी छोटी, जैसे मैं उसी से वापस आता हूँ सब्जेक्ट के ऊपर, जो करंट सब्जेक्ट है, जैसे कोविड आपने उठाया। कोविड के हाँ अंदर अब लॉ कौन बनाएगा? मतलब सवाल ये है कि 6 स्टेट गवर्नमेंट के हाई कोर्ट ने एक फैसला लिया, या ले रहे थे, या डायरेक्शन दे रहे थे, जिसको भी कहिए आप, उसको सडनली आपने सुओ मोटो अपने पास रख लिया। ये भी तरीका तो गलत है ना। नहीं, कौन कौन एक और फैसला? नहीं, एक और इसमें आपने इसमें अच्छा ये काम किया कि कोविड, आप ये विड्रॉ करके एकदम, नहीं, अव्वल तो विड्रॉ हुआ नहीं, दूसरी बात, आप विड्रॉ चीफ करके मैंने जस्टिस, कहा। नहीं, चीफ जस्टिस ने जो बात उठाई, अब आप लोगों को पता नहीं है, मद्रास हाईकोर्ट ने नोटिस इशू किया गवर्नमेंट को कि तुम रेमडेसिविर स्टेट से बाहर क्यों जाने दे रहे हो। हाईकोर्ट जो 3-4 ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग सरप्लस स्टेट्स हैं, अब जैसे वेदांता का झगड़ा है, तमिलनाडु बोलती है हमको कोई जल्दी नहीं, हमारे पास तो काफी ऑक्सीजन है। आंध्रा बोल रही है हमारे को ऑक्सीजन दो भाई, हमारे को ऑक्सीजन चाहिए। अब अगर अब मद्रास हाईकोर्ट ने अगर ये पोजीशन ले ली कि नहीं हमारे स्टेट से हम बाहर नहीं जाने देंगे, पीआईएलआई और सब जेन्युइन कंसर्न्स है। अब जैसे दिल्ली में जेन्युइन कंसर्न है, दिल्ली के कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप रिलीज करिए, हरियाणा का कोर्ट रिलीज नहीं करेगा। हरियाणा की गवर्नमेंट कहती है हम तो पार्टी नहीं थे, हमारे ऊपर ये बाइंडिंग ही नहीं है। हरियाणा हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां हरियाणा हाई कोर्ट कह देगा आप ऑक्सीजन मत जाने दीजिए, क्योंकि जो हमारे 4 हॉस्पिटल है ये भी मुश्किल में है। तो अगर ऐसे ये एक क्रिस क्रॉस ऑर्डर्स अगर आएंगे, इसलिए आज अगर ऑक्सीजन को सेंट्रल लेवल पे हैंडल करना है और इवनली इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और अगर हर हाई कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन का ऑर्डर पास करेगा, तो ये कैसे चलेगा? और ये डिस्प्यूट सब स्टेट्स में आ रहा है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि अगर 2 स्टेट्स में झगड़ा आएगा तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तो आपको लगता है इस कि कारण जो से ऑर्डर किया, जो सुओ मोटो उन्होंने चीफ जस्टिस जाते जाते जो किया, तो सुप्रीम आपको कोर्ट लगता ने है कि यही जस्टिफाइड कहा था? कि सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि हम ये अपने बोर्ड पे लेना चाहते हैं, क्योंकि कई हाई कोर्ट्स ऑर्डर्स पास कर रहे हैं और वो ऑर्डर्स कई बार इनकंसिस्टेंसी की तरफ जा रहे हैं। मेरा प्रॉब्लम उसकी है, चेक्स एंड बैलेंसेस की थ्योरी है। अगर गवर्नमेंट से कोई दुखी है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस की थ्योरी थी, एग्जेक्टिव है, अपनी अपनी डिफाइंड पावर्स हैं।
अब ये लगता है कि न किसी को ना कोई बैलेंस है ना कोई चेक है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कई चीजों को सुनता है, कई चीजों को नहीं सुनता। आप भी देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर स्टेट का जो हमारे हाई कोर्ट है वो भी बड़े आर्बिट्रेरी होते चले जा रहे हैं। तो इससे जनता जो फेथ होना चाहिए जुडिशरी पे, अभी तक जब तक थे सुप्रीम कोर्ट हमारे सेफ्टी नेट है, मेरे को उसके कोई ऊपर शक। स्पेसिफिक, आप स्पेसिफिक बताइए ना, क्या नहीं सुना सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं, जैसे एक केस उठाते हैं लोग, कहते हैं कि जेएनके का केस पेंडिंग पड़ा अभी तक, बाकी केस आप कौन सा? फटाफट सुन लेते हैं। हाँ देखो, अब जेएनके का जेएनके का केस, जो एबोलिशन, जेएनके आज तक उन जितने स्टेट्स के क्रिएशन के केस चैलेंज हुए हैं वो सब पड़े हुए हैं। जब आंध्रा का कार्व आउट हुआ था तेलंगाना का, हम लोगों ने सबने पिटिशन डाली थी, वो केस अभी तक पड़ा हुआ है। 370 आपने एबॉलिश कर दिया, उसके ऊपर भी केस पेंडिंग है ना। ठीक है ना, दैट इज तो डिफरेंट केस 370 अबॉलिश किया, ये इसमें कोई इंटरिम ऑर्डर तो होने वाला था नहीं। हाँ, फाइनल ऑर्डर जो भी करेंगे। ये एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, ये लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, ये साल 2 साल में फैसला हो जाएगा इसका। पर ये इसमें अर्जेंसी क्या है? इसमें अगर कोर्ट कहता है कि हमारे पास दूसरे भी केसेस हैं, हमारे को कोर्ट कैलेंडर को हैंडल करना है, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मेरे परसेप्शन में ये इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा है और पहले ये सुनिए आप। ठीक है, हो सकता है आपके हिसाब से हो, 370 का डिस्कशन जो है, जो अपोजिशन का चार्ज है वो गलत है कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट 370 एबॉलिश ठीक हुआ गलत हुआ, ये इतने केसेस सरकार के खिलाफ कोर्ट ने सुने हैं। इंटरेस्ट एबोलिशन का जो आया कोविड में, सरकार के खिलाफ फैसला हुआ है। बॉम्बे में जो स्कूल की फीस पे इन्होंने दखलंदाजी की सरकार ने, वो सरकार के खिलाफ हुआ है। इतने जजमेंट्स मैं आपको दिखा सकता हूं जो सरकार के खिलाफ गई हैं, पर कौन सी जजमेंट इनको चुभती है? हमने राफेल में पिटीशन डाली, वो डिसमिस हो गई, पर डिसमिस हुई, सुनी ना, सुनी वो जजेस ने और डिसमिस किया। आप मुझे बताइए, बड़ा कहा था जस्टिस मिश्रा के खिलाफ कि वो सब केस अपने पास रख लेते थे। जस्टिस गोगोई ने भी जाके प्रोटेस्ट किया। जब जस्टिस गोगोई चीफ जस्टिस बने, उन्होंने भी सब केस अपने पास रख लिए पीआईएल। क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले 20 साल से हर चीफ जस्टिस पीआईएल अपने पास रखते हैं। कारण? क्योंकि वो सबसे सेंसिटिव रोस्टर है। हम आज बातचीत कर रहे हैं हिंदुस्तान के मशहूर सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे से। हरीश जी, आपने पीआईएल की बात उठाई। सवाल ये उठता है कई बार कि ये पीआईएल जो पहले भी आती थी, जस्टिस भगवती के जमाने से शुरू हुआ और फेमस कई बार होता था, ग्रीन ट्राइबल भी बने, उसके पीछे भी पर्पस भी सोशल होता था। अब कई बार पीएल ऐसा लगता है जैसे भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, चाहे सरकार के खिलाफ थे, पहले कांग्रेस के जितनी जजमेंट कांग्रेस के खिलाफ है जो पीएल के बेसिस पर ही आई, करप्शन केसेस के अंदर जो देखा होगा आपने, और इस बार भी पीएल के केसेस आते हैं। तो ये जो चीफ जस्टिस अपने पास रख लेते हैं, कई जजेस ऐसे जो अपने खिलाफ जो जजमेंट उन्होंने दी है रिव्यू के लिए भी अपने पास रख लेते हैं। ये टेंडेंसी आपको लगता नहीं कि पब्लिक का फेथ उठ जाएगा इस बात के ऊपर कि आप चीफ जस्टिस जो है हमेशा पीआईएल, चाहे ये गवर्नमेंट चीफ जस्टिस हो, 3-4 जो पिछले आए हैं उनमें से कई राज्यसभा के सदस्य भी बन गए, कोई गवर्नर भी बन गए, और जब उनके जजमेंट उठा के देखे कई बार लगता है कि इसलिए बने कि उन्होंने इस गवर्नमेंट को या पहली गवर्नमेंट को ओबलाइज किया किसी न किसी केस के अंदर। ये क्या लगता है, एलिगेशन ठीक है या गलत है या जस्टिफाइड है, नहीं है? इसमें 3 अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले रिव्यू इज नॉट एन अपील। रिव्यू का मतलब यह है कि आपने जो लिखा है उसमें कोई गलती हो गई है, उसको हम ठीक कर रहे हैं। यहाँ यूके में प्रभु बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम है। यहाँ जजमेंट का ड्राफ्ट जज सर्कुलेट करते हैं टू द सीनियर लॉयर्स कि भाई देख लो, कोई गलती है तो अभी बता दो, एंड दे मेक इट क्लियर कि फैसला हमारा पक्का है, पर कोई गलती इधर है, कोई सेंटेंस मिस हो गया, कुछ हो गया, तो बता दो हमारे को। तो उससे काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब इंडिया में तो चलेगा नहीं ना, यहाँ कम से कम एक है कि जज ने अगर ड्राफ्ट जजमेंट भेजी है तो आप चलाओगे नहीं। अब इंडिया में तो ड्राफ्ट जजमेंट सीधा टिकर पे चालू हो जाएगी, मीडिया में हेडलाइन चालू हो जाएगी। नहीं, जुडिशरी के बारे में अब ये इंप्रेशन जा रहा है, ठीक है या गलत है, कि थोड़ी सी प्रो गवर्नमेंट होती चली जा रही है, कि लोगों को कई जो क्रिटिसिज्म तो हर सरकार में होता है, पहले ये था कि एंटी गवर्नमेंट है, प्रो गवर्नमेंट है, भाई देखो, ये लगता है कि जो ये जुडिशरी, और दूसरा ये कि जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं उनको गवर्नमेंट की पोस्ट, इसको थोड़ा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं ना, क्यों ये इंप्रेशन जा रहा है जी, खुल के बात करते हैं ना, सीधी बात करते हैं। नहीं, ये जजमेंट जो भी देखते हैं, आप अयोध्या जो कहते हैं अयोध्या से आए, जम्मू कश्मीर पे आए, एनए पे आए, ये कहीं भी आते हैं, क्यों जा रहा है? जो है
क्यों जा रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, और मेरे हिसाब से मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने दो बहुत गलत जजमेंट्स दी। पहली थी टेलीकॉम की, क्या निकला उसमें 0/0 एट द एंड। और दूसरी जो बिल्कुल उससे भी ज्यादा गलत जजमेंट दी है वो कोल की। और कई टू क्वाइट एन एक्सटेंट वो अगर 20 प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की इज्जत पे अगर आंच आई तो वो सुप्रीम कोर्ट के कारण आई। और मेरे हिसाब से वो दोनों जजमेंट्स गलत थी और वो गलत किस्म का जुडिशियल एक्टिव था। वो मेरा पर्सनल व्यू है, मेरे हिसाब से वो जजमेंट्स गलत है। मैं आपसे सवाल ये पूछा, जैसे चीफ जस्टिस जो हैं पहले भी कम, बहुत कम होते हैं, जो कोई गवर्नर बन रहा है, कोई राज्यसभा का मेंबर बन रहा है, उनकी जजमेंट जब देखी जाती है उनसे जोड़ा जाता है कि इसलिए बने हैं कि उन्होंने फलानी फलानी जजमेंट दी, मैं मेरिट पर नहीं जा रहा। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट जजेस के ऊपर कोई बैन लगना चाहिए कि वो पॉलिटिकल पोस्ट नहीं एक्सेप्ट करें ताकि जुडिशरी की रेपुटेशन बनी रहे? मेरे ख्याल से इंडिया में और जो हमारा माहौल है, अगर जजेस पोजीशन ना लें तो बेटर है। और हर चीज हमारे देश में ना, हर चीज कानून से नहीं होनी चाहिए, खुद खुद के जमीर से भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जिनको मिली है वो गलत मिली है, पर इन हाइंडसाइट एंड गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा एज ए फ्रेंड आई एम आस्किंग, कई बार तक कि लगता है कि जब आपके बारे में बोलते हैं तो मेरे को लगता है कि वो अब, क्योंकि यू आर, आई नो यू फॉर मेनी इयर्स, ये क्यों लगता है कई बार लोग कहते हैं कि हर ही साल में मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हर बार अपिक होते हैं, आप आइडियोलॉजिकली सपोर्ट करते हैं या उनके मेरिट पर सपोर्ट कर रहे हैं आप उनको? गवर्नमेंट को मैंने ना कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन की है और ना कभी करूंगा, पर मैं आई वॉज ए ट्रेंचेंट क्रिटिक ऑफ द पैरालिसिस इन द प्रीवियस गवर्नमेंट UPA 2. I was a great supporter of Manmohan Singh ji, and I think Manmohan Singh ji has been one of the finest prime ministers we've had. I think his political party and his political system stifled him and brought him to disrespect. But are you saying Manmohan Singh is the right person in the wrong party? Manmohan Singh was an intellectual. He was very fine, and I think he was a very good prime minister. But it is a matter of public knowledge, he did not have the political support. चिदम्बरम ने अरुण जेटली के साथ डिबेट में क्या कहा जब उसको पूछा कि तुमने वोडाफोन का, जब तुमको मालूम था गलत था, क्यों नहीं किया? कहता हमको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था। ओपनली बोला चिदम्बरम ने। नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि आप इस गवर्नमेंट के जितने रिलेटेड केसेस होते हैं जहां गवर्नमेंट एम्बैरेसमेंट में होती है वहां आप उनको निकाल लेते हैं, तो यू अपीयर फॉर देम वेरी वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन, यू आर अ गॉड फॉर देम। ये रेपुटेशन तो बहुत अच्छी है। Hopefully if I come to India I will jump queues because people will think I'm on the government side. पर आप मेरे को बताओ ऐसे कौन से केस में बचाया अभी उनको मैंने, तो मैं भी थोड़ा कुछ क्रेडिट ले लूं। गिनाना शुरू करूं मैं, बट आज सर आपको तो ऑफर भी की थी, लोग कहते हैं कि आपको तो मिनिस्टर बनाने की ऑफर दी थी, आपको कुछ नहीं मिनिस्टर बनाने की ना, मेरे को कभी मिनिस्टर बनाने की किसी ने ऑफर नहीं दी है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल सिस्टम में ना कभी था ना कभी रहूंगा। पर हाँ, अटॉर्नी जनरलशिप मुझे ऑफर हुई थी, वाजपेयी जी ने ऑफर की थी, मोदी जी ने ऑफर की थी, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं आपको कोई मुकदमे में अगर चाहिए हो तो जरूर मैं आप कह दीजिएगा, मैं कर दूंगा। कुलभूषण का मैंने केस किया है, उसके पहले मार्शल आइलैंड्स का मैंने केस किया है। ये टोटल नॉन कंट्रोवर्शियल केसेस ही हैं, इंडिया केसेस हैं। This is not politically sensitive. Are you happy with the image of the judiciary in India at this moment? I am unhappy at the way the judiciary has being berated. मैं उस दिन मैंने दूसरे चैनल में भी कहा, हमारे देश में ना ये जो नैरेटिव बाइनरी हो गया है कि कुछ लोग हैं वो कहते हैं या तो फैसला जिस तरीके से मैं कह रहा हूं वैसा करो वरना तुम भी गए। तो आपने इंटेलेक्चुअल डिसेंट के लिए तो कोई स्पेस नहीं रखी ना। आपका कहना है जुडिशरी बदनाम ज्यादा हो रही है, काम अच्छा कर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। हर फैसला आपके, हम तो ये, मैंने हमेशा ये कहा है कि परफेक्ट फैसला वो होता है जिसमें दोनों नाखुश होकर कोर्ट से जाएं। वही हम जर्नलिस्ट भी कहते हैं, दोनों पार्टी नाखुश हो तो अच्छा जर्नलिस्ट होता है वो। बिल्कुल, आपने सबको इरिटेट किया यानी आप अच्छे जर्नलिस्ट हो। हाँ, तो एक बार आखिरी, आप हिंदुस्तान में आके रिटायर होंगे या वहीं रिटायर हो जाएंगे? अभी रिटायरमेंट की बात क्यों करें, अभी तो जवान जब भी होंगे।
बहुत आगे की बात है। चल, आप हमारे मैं तो सीधी हमेशा बात में आए। हमेशा कहता था आपका मैं स्कॉटलैंड में रिटायर होऊंगा। तो आप खूबसूरत हमारे जगह सीधी है। बात में आए हरीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राइट। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं।